strong. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीख ले एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर जिसमें हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13। ये टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने सर्किट को समझना होता है और सर्किट के साथ साथ हमने इसकी इक्वेशंस भी बनानी होती हैं जो कि बड़ी सिंपल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर किरचॉफ्स रूल जो है वो अप्लाई करने हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वेलकम बैक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी होती है। व्हीटस्टोन ने, जो कि एक साइंसदान का नाम है, ऑब्वियसली इसने ये टेक्निक दी है और ये टेक्निक उसने स्ट्रक्चरल जो है वो हमारे सर्किट में बनाई है और उसने दिखाया है ये कि किस तरीके से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के कुछ मेथड्स पढ़े हैं जिसमें कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम कलर कोडिंग वाला कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे। यहाँ पर एक रजिस्टर तो हमारे पास सर्किट में लगा हुआ है लेकिन हमें स्टिल उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो फिर किस तरीके से इसको फाइंड करना है। तो इस चीज़ को देखने से पहले आपको सर्किट की टाइप्स देखनी पड़ेगी। सर्किट की टाइप्स मैंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर वाले बच्चों को इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बता दी है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के हिसाब से कुछ बताऊँगा कि सर्किट कैसे कैसे होते हैं। आपके पास बेटा सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तो थे ही। सिंपल सर्किट में आपके पास एक बैटरी थी जिसको ओम्स लॉ से आप सॉल्व करते थे। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आपके पास एक से ज़्यादा बैटरीज थी जिसको आप किरचॉफ्स रूल के साथ जो है वो हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी सर्किट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट आपको नज़र आ रहा है तो इसको आप मैश टेक्निक या मैश सर्किट कहते हैं, जिसमें रेजिस्टर्स का, कैपेसिटर्स का, इंडक्टर्स का एक जाल की तरह बना हुआ है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको कुछ इस तरीके का सर्किट आ जाता है जिसमें रेजिस्टर्स एक साइड पर हैं और उनके दरमियान में कनेक्शन के लिए या डिटेक्शन के लिए गैल्वानोमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर लगाया गया है फॉर मेजरमेंट ऑफ द करंट, वोल्टेज या डिटेक्शन ऑफ द करंट, तो ऐसे सर्किट को हम ब्रिज सर्किट कहते हैं। यहाँ पर गैल्वानोमीटर आपके पास यूज़ होता है एज अ ब्रिज, जो कि ब्रिज का काम क्या होता है, रास्ते जोड़ना और दो पाथ्स को जो है वो एक दूसरे के साथ मिला देना। तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर भी यही कर रहा है। तो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज ने यहाँ पर ये टेक्निक बताई है कि इट इज़ अ ब्रिज स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। हम जल्दी से चलते हैं और इसकी डायग्राम को देखते हैं। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम में आपको 4 रेजिस्टर्स जो हैं वो मिलते हैं जो कि ऐसे डायगोनल शेप एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, डायमंड शेप में, और दरमियान में इसके एक गैल्वानोमीटर जो है वो अटैच है। मैं क्लियरली यहाँ पर A, B, C, D साइड आपको दे देता हूँ और फिर इसकी 2 साइड्स पे हम लोग बैटरी भी अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपको R1, R2, R3, R4 नज़र आ रहे हैं और साथ में इसके आपके जो है वो नंबर ऑफ़ लूप्स भी बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ लूप्स आपके पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं? देयर आर 3 नंबर ऑफ़ लूप्स। सर्किट को हल करने के लिए आपको मैंने कुछ इनिशियल बातें बताई थी कि सर्किट अगर इतना टफ आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपका सर्किट क्लोज़ है। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या आपके सर्किट में बैटरी लगी हुई है। और थर्ड चीज़ आपने अपने लूप्स जो है वो गिनने हैं। और फोर्थ आपने इन लूप्स को जो है करंट की डायरेक्शन देनी है। तो फिर मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, मेरे पास नंबर ऑफ़ लूप्स भी 3 बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन लूप्स में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी उसको देखते हैं। अगर आप कन्वेंशनल करंट फ्लो करवा रहे हैं जो आपकी बुक भी करा रही है तो आप पॉजिटिव से चलेंगे और नेगेटिव एंड की तरफ पहुंचेंगे तो आपके पास क्लियरली यहाँ पर I1, I2 और I3 की जो है पोजीशंस आपको नज़र आ रही हैं जो कि तीनों लूप में एंटी क्लॉकवाइज हैं। अगर आप एक लूप में करंट फाइंड कर लें जहाँ पर बैटरी अटैच है और आपको बाकी लूप्स का नहीं पता, तो एज़ इट इज़ आप जिस तरह एक लूप में करंट है आप बाकी लूप्स में भी वो सेम करंट लेंगे। ये एक टिप है, ये एक ट्रिक है। आप अलग करंट या क्लॉकवाइज करंट किसी और लूप में नहीं ले सकते हैं। सो फॉर दैट आपके पास यहाँ पे क्लियरली 3 लूप्स देखने में आ रहे हैं, जिसमें एक लूप आपके पास A, B, D, A है, जिसमें सेकेंड लूप आपके पास B, C, D, B है और जिसमें थर्ड लूप आपके पास A, D, C, A है। हम आहिस्ता आहिस्ता करके इन लूप्स की इक्वेशन लगाते हैं और देखते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम 2 लूप्स में ही यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे। तीसरा लूप जहाँ पे मेरे पास गैल्वानोमीटर नहीं है उधर इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर बाकी 2 रेजिस्टेंसेस तो मौजूद हैं लेकिन 2 रेजिस्टेंस ऊपर रह जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 लूप्स के ऊपर जो है वो लूप इक्वेशन लगा रहे हैं।
तो यहाँ पर लूप इक्वेशन लगाने के लिए हम पहले लूप पे KVL अप्लाई करते हैं, विच इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड दैट इज़ सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट इज़ इक्वल टू 0। तो पहले लूप में विच इज़ ABDA, आपको यहाँ पर आपके जो है वो दो रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं और एक गैल्वानोमीटर नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले R1 रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ। तो R1 रेजिस्टेंस के अंदर मेरे पास जो करंट बह रहा है दैट इज़ I1, और रजिस्टर है R1, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू IR के तहत I1 R1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ गैल्वानोमीटर। अगर आप गैल्वानोमीटर को देखें तो ये ब्रिज स्ट्रक्चर में दोनों लूप्स के साथ जो है वो मिल रहा है। अगर ये दोनों लूप्स के साथ मिल रहा है तो इसमें दो करंट जा रहे हैं, एक I1 करंट है और दूसरा I2 करंट है। I1 की डायरेक्शन इसमें ऊपर से नीचे है और I2 की डायरेक्शन इसमें नीचे से ऊपर है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें दोनों करंट मौजूद तो हैं, लेकिन वो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कहीं ना कहीं जाके, और यही हमारी इस सर्किट की बैलेंसिंग कंडीशन है। अगर आपका गैल्वानोमीटर में दोनों करंट्स मौजूद हों लेकिन स्टिल आपका गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे, विच इज़ बाय द फैक्ट कि आपके पास एक करंट ऊपर से नीचे और दूसरा करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल करेगा। गैल्वानोमीटर शो ज़ीरो डिफ्लेक्शन, लेकिन बैटरी तो लगी हुई है। तो इस ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन से हमें ये पता लगता है कि हमारा सर्किट जो है वो बैलेंस है और सर्किट बिल्कुल ठीक है। जब आपने गैल्वानोमीटर का वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो सबसे पहले आपको V इज इक्वल टू IR के तहत ये तमाम चीज़ लिखनी पड़ेगी। इसमें करंट हैं दो, यहाँ पर आपने ट्रिक यूज़ करनी है। जिस लूप में आप खड़े हैं उस लूप का करंट आप पॉजिटिव देखेंगे, यानी यहाँ पर I1 पॉजिटिव होगा, पहले लिखा जाएगा, और दूसरा करंट जो इससे नेगेटिव हो रहा है, जो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो बाद में लिखा जाएगा। सो इसके करंट को हम लिखेंगे I1 माइनस I2। इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस जो है वो RG होगी। तो इसी तरीके से V इज इक्वल टू IR के तहत इसका भी आपने वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया। नाउ सिमिलरली फॉर द थर्ड रजिस्टर में भी हमारे पास दो लूप्स जो है वो लग रहे हैं। एक लूप जिसमें हम लोग खड़े हैं दैट इज़ ऑफ I1 करंट, और दूसरा लूप हमारे पास I3 करंट वाला है। R3 रेजिस्टेंस में भी हमारे पास जो करंट्स हैं उसमें I1 पॉजिटिव होगा और जो हमारे पास I3 होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3, एंड दैट सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप सेकेंड लूप में जाते हैं और उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ पर आपको R2 का वोल्टेज ड्रॉप लिखना पड़ेगा। इसी के तहत फिर आपको गैल्वानोमीटर का लिखना पड़ेगा, जिसमें अब I2 पहले लिखा जाएगा और I1 इसके बाद लिखा जाएगा, क्योंकि आप लूप इक्वेशन लिख रहे हैं सेकंड की, और सेकंड में I2 करंट पॉजिटिव है और I1 करंट यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा। सिमिलरली जब आप R4 के बारे में ये तमाम चीज़ लिखेंगे तो R4 में भी आपके पास दो करंट्स हैं, लेकिन अब आप लूप 2 की इक्वेशन लिख रहे हो तो आपके पास I2 जो है वो पॉजिटिव और I3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट इज सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द सेकेंड लूप इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब आपने कुछ नहीं करना, नाउ यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या थी बैलेंसिंग की, कि आपके पास जो दो करंट्स गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजर रहे हैं वो बराबर हों, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 या I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। जब आप I1 को I2 के बराबर रखते हैं, यहाँ प्लीज़ याद रखिएगा एक करंट को एक ही दफ़ा आपने पुट करना है। कहीं भी जहाँ पे I2 है वहाँ I1 ना कर दें, यहाँ जहाँ पे I1 है वहाँ I2 ना कर दें, कोई एक काम आपने करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ I1 है उसको I2 कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास गैल्वानोमीटर का करंट इज इक्वल टू 0 हो रहा है। और फिर आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशंस बन रही हैं उसमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास करंट कैंसिल हो जाएंगे, एंड द कंडीशन यू गॉट इज़ R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। आपके पास ये रेजिस्टेंसेस बच गई, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कंडीशन। और अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 रेजिस्टेंस गिवन हो और एक रेजिस्टेंस गिवन ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको अब इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इस पूरे टॉपिक में जो चीज़ समझने वाली थी वो चीज़ थी आपकी लूप इक्वेशंस। इसके साथ साथ आपने लूप की डायरेक्शन ऑफ करंट को भी देखना है, और KVL लगा के आपने ये कंडीशन R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 फाइंड कर ली है। आई होप आपको ये तमाम चीज़ ईजिली समझ में आई होगी। आई नो कि यहाँ पर मुझे तेज़ी से इसलिए बोलना पड़ता है विद एनिमेशंस, ताकि ये एक दफ़ा अगर आपने इसे क्लास में देखा हुआ है तो यहाँ पर आपका ये तमाम चीज़ जो है वो रिवाइज हो जाए। फॉर मोर लेक्चर्स, फॉर मोर फन वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरीके से देखते रहिए और सीखते रहिए और मुझे पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।